दोस्तों संतानहीनता आज के दौर में एक ऐसी समस्या हो गया है जिससे आजकल के जो नवविवाहित युगल हैं वो बड़े परेशान हैं। फिर एक दूसरे पर आक्षेप होने लगते हैं कि क्यों नहीं, घर में दादी नानी मौसी काकी और फिर जमाने भर की बातें। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई अंत न हो। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं, बात करेंगे आज हमारे साथ क्रेवोस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में बैतूल जिले की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशा डैनियल हैं और इनसे बात करेंगे। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो मैडम ये जो आजकल हम देख रहे हैं, युवाएं जितने हमारे युवा साथी हैं, एक तो कैरियर के प्रति बड़े कॉन्शियस होते हैं और इसके कारण वो शादी लेट करते हैं और फिर उसके बाद संतानहीनता की प्रॉब्लम होती है। तो क्या इसका कारण क्या है, संतानहीनता का मेन कारण क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि संतानहीनता आजकल बहुत बढ़ रही है और इसका जो मुख्य कारण भी है, जैसे हम मेट्रोज में बहुत देखते हैं कि आजकल लोग जो हैं, जो दंपति हैं, वो बहुत करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। मतलब आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष वर्ग जो रहेगा वही काम करेगा। आजकल महिलाएं जो हैं वो भी सब बहुत करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, अपने काम के प्रति बहुत जागरूक हैं। तो ऐसे में जब हम पहले ज़माने में देखते थे तब जब दंपति की एज कम होती थी, महिलाओं की एज कम होती थी और जल्दी शादी होती थी, तो ये समस्या इतनी ज़्यादा तब नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि सब जागरूक हैं सारे लोग, तो एक तो एज फैक्टर भी बहुत मायने रखता है, स्पेशली महिलाओं का। और अभी ये भी हमें बहुत देखने में आया है कि जो दंपति होते हैं वो एक साथ नहीं रहते हैं, वो दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं क्योंकि उनकी जॉब्स अलग अलग हैं। तो जो मिलने का टाइम भी रहता है उनका वो 1-2 दिन, कभी वीकेंड्स पे। तो बहुत सारे जो दंपति आते हैं तो उन्हें तो मतलब काफ़ी मालूम भी नहीं होता है कि उनमें इनफर्टिलिटी है, मतलब कि संतानहीनता हो रही है। तो ये बहुत मेजर कॉज हमने जो अभी देखा है वो उभर के हमारे सामने ये 2 कॉज तो ज़रूर आए हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और हो भी रहा है कि पति की जॉब अलग है, पत्नी अलग कर रही है, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। तो फिर जब ये संतानहीनता की समस्या आती है तो उन्हें कब ऐसा महसूस होगा कि हमें किसी डॉक्टर को दिखाना है इस विषय से संबंधित? जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कोई दंपति 1 साल से प्रयास कर रहे हैं गर्भ धारण करने के लिए, लेकिन गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें प्रॉपर मार्गदर्शन की ज़रूरत है और उन्हें एक निसंतान विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर उसकी शादी को 6 महीने ही हो गए हैं तो उसे फिर एक निसंतान विशेषज्ञ को दिखाने की ज़रूरत है। तो मैडम ये तो आपने एक बड़ी बात बताई कि 35 साल से ऊपर अगर हो गया है तो, और वैसे भी लेट शादियां कर रहे हैं लोग। हालांकि हमारा कानून कहता है कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का हो तो शादी कर लेना चाहिए। पहले हो जाती थी तो समस्याएं नहीं आती थी, लेकिन अब कैरियर भी ज़रूरी है। तो मैडम चलिए, अगर शादी लेट करते भी हैं तो फिर कुछ प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो सकता कि उन्हें दिक्कत नहीं आए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि जब भी हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं या शादी की तैयारियां करते हैं तो वो एक दिन में नहीं करते हैं। हाँ। तो वैसे ही जैसे प्रेगनेंसी अगर हम करना चाह रहे हैं या गर्भ धारण करना चाह रहे हैं तो इसको भी हम प्रॉपर वे से करें, एक प्रॉपर मार्गदर्शन से करें और प्लान करके करें। क्योंकि जो हम अनप्लान करेंगे वो कभी सक्सेसफुल या वो कभी मतलब सफलता प्रदान नहीं करेगा हमें। तो अगर जैसे महिलाओं की एज ज़्यादा है तो उसमें उन्हें संपूर्ण आहार लेना चाहिए, और जब महिलाओं की एज ज़्यादा होती है तो उन्हें एक अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि अगर 35 वर्ष से ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी के बाद भी समस्याओं का आना स्वाभाविक हो जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का हाई होना, शुगर, डायबिटीज़ और काफ़ी सारी बीमारियां आगे होने लगती हैं। ये सब बातें भी प्रभावित करती होगी। जी। तो जो आपने ये कहा कि कंप्लीट चेकअप होना चाहिए, इसके लिए कहाँ उन्हें जाना पड़ता है? उसके लिए इन्हें प्रॉपर चिकित्सक के पास जाना चाहिए और प्रॉपरली इन्हें महिला चिकित्सक के पास जाना चाहिए जो इनका प्रॉपर एक बार फुल बॉडी चेकअप करें,
इनका ईसीजी करें और सारे कंप्लीट ब्लड टेस्ट करें, बीपी, शुगर और जो भी सामान्यता जो जांचें हैं वो सारी जांचें उनकी करें। और इन्हें ज़रूरी है कि जब इतनी उम्र हो जाती है तो आपने देखा होगा कि बच्चों में जन्मजात विकृति होने के भी चांसेस ज़्यादा है, जो हम सुनते हैं डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें। तो इन्हें कम से कम 3 to 6 मंथ्स, 3 से 6 महीने तक फोलिक एसिड खाना ज़रूरी है जी। तो जो फोलिक एसिड है उसका बहुत महत्व है। पर हमारे पास जो दंपत्ति रहते हैं या जो मरीज रहते हैं वो आते हैं जब वो प्रेगनेंसी ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या कम भी है तो आप प्रेगनेंसी को प्लान करके करें। अनप्लान चीज़ कभी सक्सेस नहीं होती। सक्सेस नहीं होती। और एक बात जो मेरे जहन में अभी आई मैम, जो आपने बताया कि जो प्रेगनेंसी प्लान वाली बात है, तो जनरली हम इस पे जो पूरा जो भार होता है वो महिला पर कर देते हैं कि इनके कारण नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रेगनेंसी प्लान है इसमें उतनी ही भूमिका पति की भी होती है? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि पति की बहुत ही अहम भूमिका है निसंतानता में। तो जब भी आप किसी निसंतान विशेषज्ञ के पास जाएं तो महिला अकेले ना जाए, हमेशा दोनों दंपत्ति ही जाएं, क्योंकि प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जब निसंतान विशेषज्ञ या महिला चिकित्सक उन्हें समझाती है, और जो सबसे पहली जांच भी होती है वो पुरुष की ही जांच होती है, पुरुष के शुक्राणु की, जिसे हम सीमेन एनालिसिस होते कहते हैं। तो संतानहीनता में जो पहला स्टेप होता है वो सीमेन एनालिसिस ही होता है, जिसमें हम पुरुष के शुक्राणु, उनकी वीरता और उनकी गति और उनकी मोटिलिटी को हम देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि केवल निसंतानता में महिला का ही रोल है या महिला की वजह से ही निसंतानता नहीं हो रही है। इसका 1/3 हिस्सा जो होता है वो पुरुष की तरफ से होता है, 1/3 महिला की तरफ से होता है, और कुछ जो कॉज होता है वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम जिसे कहते हैं, मतलब कि जहाँ सारी जांचें नॉर्मल है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो ये बात समझ गए हमारे पुरुष वर्ग भी कि आरोप जो है, आरोप प्रत्यारोप वाली बात ना हो, पति पत्नी दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं इस चीज़ में। और जैसा कि मैडम ने अभी आपको सारी चीज़ें बताई थी, तो अब इसमें अगली जो बात मैम मैं जहाँ बढ़ना चाहता हूँ वो ये है कि इसके कारण क्या है, संतानहीनता के कारण क्या होते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो जो पुरुष संबंधित समस्या है, जिसमें अगर शुक्राणु का कम होना या शुक्राणु की गतिशीलता कम होना, तो ये एक मेजर कारण रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट के बाद नहीं होगा, ट्रीटमेंट के बाद उसमें काफ़ी सुधार भी होता है। तो पहला कारण तो हम सीमेन एनालिसिस, मतलब मेल फैक्टर जो काउंट करता है, वो कह सकते हैं। दूसरा फेलोपियन ट्यूब, ये एक ट्यूब होती है जो कि बच्चेदानी और अंडाशय को जोड़ के रखती है। तो अगर इधर कोई ब्लॉकेज है या इधर कोई रुकावट है या वो चिपकी हुई है, अडेशंस हैं, तो उसके कारण भी संतानहीनता हो सकती है। या फिर तीसरा एक ओव्यूलेटरी फैक्टर है कि जो महिला है उसके अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडे बन रहे हैं पर अंडे फूट नहीं रहे हैं। तो एक कारण महिला की वर्ग से अंडे ना बनना भी होता है, लेकिन उसका भी इलाज है। तो हमारे पास जब दंपत्ति आता है तो हम ये कॉज फाइंड आउट करते हैं कि आखिर क्या कारण है। तो सबसे पहला हमारा अप्रोच ये रहता है कि हम मरीज़ की, हम दंपत्ति की अच्छे से काउंसलिंग करें जी। क्योंकि जो दंपत्ति आते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है आखिर क्यों है, क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है। वो वैसे ही इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, एक तो फैमिली का प्रेशर, एक सोशल प्रेशर जी। तो उसमें वो गलत लोगों के पास जाके पहुंच जाते हैं और महिलाएं जो है अपना उसमें टाइम वेस्ट करती हैं और अपना एज जो फैक्टर रहता है वो गंवा देती हैं, और एट लास्ट फिर उन्हें IVF तक जाना पड़ता है, जो फिर कॉस्ट कंज्यूमिंग या फिर बहुत महंगा भी हो सकता है जी। तो मेरा यही बोलना है कि आप सही टाइम पर सही महिला चिकित्सक या निसंतान विशेषज्ञ को दिखाइए, ताकि क्या है, हम टारगेटेड अप्रोच करते हैं। तो कॉज फाइंड आउट करके हम बहुत आसानी से और बहुत मतलब माइन्यूट ड्रग से जी, जो अंडे बनने की प्रक्रिया है और बाकी जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है वो फाइंड आउट करके हम ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो बहुत सारे जो मरीज़ हैं, बहुत सारे जो दंपत्ति हैं, सिर्फ स्लाइड सा ओव्यूलेशन इंडक्शन, मतलब जो गोली दवाई से प्रयास करते हैं, उसमें गर्भ धारण कर लेते हैं।
तो ज़रूरत है बस प्रॉपर टाइम की और सही मार्गदर्शन की। मैडम, जैसे कि ट्रीटमेंट के बारे में अभी आपने कहा कि ट्रीटमेंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है वो तो जब वो डॉक्टर के पास आते हैं वो तो हम एक तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट जो है वो किस प्रकार का होता है, और दूसरा ही इसमें मैं साथ में ही आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके साथ घर पर रहकर उन्हें ऐसी कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए जो एक अच्छा माहौल करे, और क्या चीजें नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि निसंतानता के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, और जिसमें से प्रमुख कारण एक पुरुष वर्ग का भी है। तो पुरुष वर्ग के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन्हें जैसे तम्बाकू खाना या सिगरेट पीना, ये कंज्यूम करना, तो इसमें क्या रहता है कि ये शुक्राणु को बहुत अफेक्ट करते हैं और उनकी गति को भी और उनके नंबर्स को भी कम करते हैं। तो अगर आप गर्भ धारण करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये आपको बंद करना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो सही एज में शादी करें और सही एज में प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। अगर उनका वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो सबसे पहले वो अपना वज़न घटाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप 10% भी अपना वज़न घटाते हैं तो आपका जो अंडा निकलने की क्षमता रहती है वो वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। ये बड़ी काम की बात कही भाई। सिगरेट, तंबाकू, ये सब तो छोड़ना ऐसे भी चाहिए आपको, मतलब जब आप संतान के लिए आगे बढ़ रहे हैं जब ही नहीं, मतलब ये तो बुरी आदतें हैं, इसे छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरा ये जो ट्रीटमेंट का पार्ट बता रहे हैं मैडम आप, तो जब वो आपके पास आते हैं तो फिर ट्रीटमेंट का क्या पार्ट होता है वो? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका टारगेटेड अप्रोच होता है। तो अगर जैसे जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हस्बैंड के द्वारा ऐसा कुछ लग रहा है, जैसे कि हस्बैंड के शुक्राणु में कमी आई है, तो हम मेडिसिन से ट्राई करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो फिर हम उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए एडवाइस करते हैं। दूसरा, अगर महिला पक्ष से कोई खराबी आ रही है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब का मैंने बताया, अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है या कुछ अड़चन है तो उन्हें हम लैप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। लैप्रोस्कोपी से कई बार होता है कि जो अडेशंस, जो ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है जी। और लैप्रोस्कोपी का एक फ़ायदा और है कि लैप्रोस्कोपी में हम देख सकते हैं कि ट्यूब कहीं चिपका है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि महिलाओं में टीबी की शिकायत भी बहुत है। तो इसलिए हम लैप्रोस्कोपी एडवाइस भी करते हैं कि अगर कुछ ऐसा इन्फेक्शन है तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके। अगर महिला के अंडे नहीं बन रहे हैं तो अंडे बनाने के लिए हम उसको महीने के दूसरे से 5वें दिन तक हम ओव्यूलेटरी एजेंट्स देते हैं, जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोजोल। तो उससे फिर हम सोनोग्राफी कर करके देखते हैं कि महिला के अंडे कैसे बन रहे हैं, और उसे अच्छा बनाने के लिए फिर हम इंजेक्शंस भी देते हैं। और अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो वो प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करें और अपना AMH हार्मोन ज़रूर करवाएं। AMH हमें एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, जो कि ओवरी में अंडों की संख्या को दर्शाता है। अगर AMH की संख्या बहुत कम होती है तब फिर हम लोग उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी के ही बारे में एडवाइस देते हैं। जी। तो मैडम, अब तक की जो अपनी चर्चा रही, इसमें एक बात तो दर्शकों को ये क्लियर हो गई कि जो हमारी जो महिलाएं जो संतान जिन्हें नहीं हो पाती थी शादी के बाद, और एक सामाजिक उपेक्षा वो जो सहती थी, और एक जो शब्द होता था बांझ, वो शब्द आज के दौर में पूर्णतः खत्म हो चुका है। मतलब आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी, बहुत सारे इलाज है। और लेकिन मैडम, जब बात इलाज की होती है तो फिर हर कोई सोचता है खर्च क्या आएगा, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर आप सही समय पर और सही मार्गदर्शन में आप अगर पहुंचेंगे जल्दी तो आपका समय भी बचेगा और खर्च भी कम होगा। लेकिन अगर आप बहुत सारी जगहों पे, गलत जगहों पे जाके दिखाते हैं कहीं भी, और सही मार्गदर्शन भी नहीं मिलता है आपको, तो उसमें आप अपनी उम्र भी बढ़ाएंगे, अपना टाइम भी ज़्यादा वेस्ट करेंगे और अपना खर्चा भी ज़्यादा करेंगे। फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि दंपति आते हैं, महिला की भी उम्र बड़ी है, महिला भी 35 वर्ष से ज़्यादा है और जांचों में भी खराबी है, तब हमारे पास जो है कोई विकल्प नहीं बचता है और उसे फिर IVF में ही करना रहता है। अगर यही दंपति हमारे पास पहले आ जाता तो इतना वो नहीं तो होता हाँ, तो उनका टाइम भी बचता, उनका कॉस्ट भी बचता। जी।
और सब प्लान ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव होता हो है। जाता है। और साथ में शासन की ओर से भी ऐसा कोई योजना ऐसी कोई होती है क्या जिसमें जी वो करवा जी सकते जी, हैं? शासन भी इसमें पूरा सहयोग करती है। जी। और हमारे यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हर बुधवार को रोशनी क्लिनिक रन होता है, और वो विशेषकर निसंतानता के ऊपर ही है। तो हर दंपत्ति जिसे निसंतानता की प्रॉब्लम है वो आके दिखा सकते हैं, और पूरा सपोर्ट रहता है शासन का। जी। तो शासन की ओर से भी योजना संचालित की जाती है। साथ में आप जो मैडम ने एक जो खास बात कही कि आप व्यर्थ में समय न गवाएं, इधर उधर के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि जो आने वाला है वो आपके घर में एक मेहमान, आपका वंश चलाने वाली बेटी या बेटा जो भी है, वो भगवान की देन, वो आने वाली है। तो उसको लाने के लिए सही समय पर आप सही प्लान करें, और इससे संबंधित या इसके अलावा भी आपके जहन में जो भी कोई सवाल है तो वो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में मैडम से पूछ सकती हैं। और फिलहाल हमें मैडम आपने आज इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शक भी संतुष्ट हुए होंगे, और अगर आप संतुष्ट हुए हैं तो इसे शेयर भी कीजिएगा, आपकी किसी बहन बेटी के काम में आएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू।